सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग टू तमिल सिद्धांत आर नॉट करेक्ट। तिरुमलार was the greatest of the Tamil Siddhas. Tamil Siddhism shows the feature of anti-Brahmanism and anti-ritualism. Tamil Siddhas laid the emphasis on the importance of Shiv and Murugan, the Tamil deity. The chief center of Tamil Siddhas were Tondi Nadu and Pondi Nadu. तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाता है, क्योंकि चीफ सेंटर ऑफ तमिल सिद्धांत तोंडी नाडू और पोंडी नाडू नहीं थे, ये आपका कोयम्बटूर था। ठीक, तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है डी। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट। एंड ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो होता है ये काफ़ी टफ होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बता दिया हूँ। आपको इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपको दिख जाए तो आप इसको बाद में रिव्यू के लिए कर सकते हैं। बाकी ये आपके लिए अच्छी बात है कि मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। इसका चीफ सेंटर जो है तोंडी नाडू और पोंडी नाडू में नहीं था, आपका कोयम्बटूर में था। ठीक, ओके। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। By 1914, about 3/4 of the Indian infantry came from which of the following region? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर बन के आता है सी। ठीक, क्योंकि बंगाल, बिहार और अवध से तो 1857 से ही रिक्रूटमेंट बंद थी। ठीक है, बंगाल यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ये कट जाता है। ठीक, पंजाब, सिंध और राजपूताना यहाँ से होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना कि पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट से होता था। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी हो जाता है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो in famous section 124A relating to sedition was incorporated into IPC code by an act of 27। तो जो सेडिशन चार्ज है जो IPC में जुड़ा था वो आपका 1870 में जुड़ा था। राइट, बाय द वे IPC आपका इंडिया में 1860 में आया था। ठीक है, तो ये भी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि IPC कब आया था, तो 1860 में आया था। और सेडिशन चार्ज कब जुड़ा था, तो 1870 में जुड़ा था, उसके 10 साल बाद। राइट, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके जुड़ने का एक अहम रीज़न ये है कि जो आपका उस समय का वाइसराय था बेसिकली, और उस समय का जो ब्रिटिश पॉलिसी थी इंडिया के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूथलेस थी, है ना। इंडियंस को ब्रिटिश लोग कुछ समझते ही नहीं थे और इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा दबा के रखते थे, तो इसलिए उन्होंने सेडिशन पॉलिसी लाई थी, सेडिशन का कोड लाया था अपने IPC में। ओके। In 1850, on the eve of the rise of large scale industry in India, which of the following was most prominent community engaged in trade of the two principal exportable goods from western coast, cotton and opium? तो कॉटन और ओपियम का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था वो यूरोप को किया जाता था उस वक्त। और ये जो था इसका एक्सपोर्ट आपका करते थे पारसी लोग। वेस्टर्न कोस्ट की बात किया गया है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादातर पारसी ही रहा करते थे, तो वहाँ से पारसी लोग आपके ओपियम और कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि बंगाली ट्रेडर्स तो वहाँ से करेंगे ही नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे भी ख़त्म हो जाता है। चेटियार्स लोग भी आपके आंध्र प्रदेश के रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। यूरोपियन कैपिटलिस्ट भी आप उस वक्त तक आए नहीं थे। ठीक है, मतलब उस वक्त आ गए थे, लेकिन यूरोपियन कैपिटलिस्ट का जो फोकस था वो इन सारी चीज़ों पे नहीं था, वो इंडिया में चीज़ों को इम्पोर्ट कराते थे। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हमारा निकल के आता है पारसीज। ओके,
Who among the following was not associated with the Lahore Resolution adopted by the Muslim League on 23rd March 1940? तो लाहौर रेजोल्यूशन की इसने बात किया है ना। लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के द्वारा जो लाया गया था 1940 में। तो ये पूछ रहा है कि इसमें उस रेजोल्यूशन में किसने कौन इससे एसोसिएटेड नहीं था, यानी कौन इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका आंसर होगा खिज्र हयात खान, है ना। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खलीकुज़्ज़मान ये सब मुस्लिम लीग के साथ हो लिए थे, या उनके जो ऑप्शन था पार्टीशन कराने का ये उसके साथ थे। बाकी खिज्र हयात खान पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे और 1947 तक भी इसी वजह से इन्हें मुस्लिम लीग से एक्सपेल कर दिया गया था। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। Which one of the following reformist Muslim leader published a modern उर्दू जर्नल तहजीब-उल अखलाक? तो तहजीब-उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है, तो इस हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा बी। बाकी जमालुद्दीन अफगानी या के ऑर्थोडॉक्स लीडर थे। मोहसिनुल मुल्क आपके मुस्लिम लीग को फाउंड करने में एक अहम किरदार निभाए थे, और मोहम्मद इस्माइल यूसुफ ये भी एक मुस्लिम लीडर थे जो कि अदर वे में जाते हैं। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा सर सैयद अहमद ख़ान है। ठीक, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हु इस्टेब्लिश्ड on 15 January 1876 the Indian Association for the Cultivation of Science in Calcutta? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस इन कैलकाटा के जो फाउंडर थे वो थे महेंद्र लाल सरकार, राइट। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी इनके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो ये क्या है, बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हु समड अप द मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज द बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल सेवरल वेज। हेनरी ह्यू राइजले इसका आंसर होगा, है ना। इन्होंने ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने बंगाल के पार्टीशन में एक की रोल प्ले किया था, और लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी बंगाल को तोड़ने की उसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुलकर समर्थन किया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा हो जाता है डी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग द डिफेंस इन द ट्रायल अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ INA? INA ट्रायल के अगेंस्ट में इनका लीडिंग डिफेंस कौन था? तो इसका आंसर हमारा भूला भाई देसाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 34 का ये हमारा हो जाता है। बाकी सब भी सहानुभूति तो रखते थे लेकिन हिम्मत नहीं थी इनके अंदर। हिम्मत क्या, एक तरह से वो शो नहीं करना चाहते थे कि वो सपोर्ट करते हैं, राइट। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आइडियल ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज का कौन सा आइडियल नहीं है? बिलीफ इन अथॉरिटी ऑफ शास्त्री क्लास, ब्रदरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, शुद्धि मूवमेंट, इक्वलिटी बिटवीन जेंडर्स। बाकी तीन तो हैं, ए नहीं है। बिलीफ इन अथॉरिटी ऑफ शास्त्री क्लास बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आर्य समाज की जो आइडियोलॉजी थी वो हमेशा सबको इक्वलिटी लेके चलती थी, सबके साथ इक्वलिटी, और तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, तो आई होप ये आपका है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। इन विच ईयर was the All India Women's Conference was formed, right? तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर निकल के आता है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1927 है, राइट। 1927 हमारा आंसर है।
1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को फॉर्म किया गया था। और व्हेन डिड द फ्रेंच फाइनली हैंडेड ओवर इंडियन टेरिटरीज टू इंडिया, तो 1954 में इन्होंने इंडियन टेरिटरीज को हैंड ओवर कर दिया था। ये एक फैक्ट है, ये जनरल सा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि 1954 में फ्रेंच टेरिटरीज टू इंडिया को हैंड ओवर कर दिया गया था। ठीक, अगला, द महाराजा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ओनली आफ्टर ए लास्ट मिनट थिएट्रिकल शो ऑफ डिफायंस। तो मतलब ये कह रहा है कि किस महाराजा ने मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया जब उसे लास्ट मिनट तक उसे एक थोड़ी सी धमकी दी गई, तभी साइन किया है वो। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर को लास्ट मिनट तक पाकिस्तान का डर दिखाया गया, तब जाके उन्होंने साइन किया इस पर। ठीक, ओके। 1936 में, इन 1936 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड एन एंटी इम्पेरियलिस्ट पीपल फ्रंट विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के भीतर एंटी इम्पेरियलिस्ट पीपल फ्रंट किसने क्रिएट किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6th कॉमिंटन कांग्रेस ने किया था। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है 6th कॉमिंटन कांग्रेस। राइट, ओके। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है 6th कॉमिंटन कांग्रेस। बेसिकली ये कांग्रेस के भीतर एक दल है, एक पार्टी के अंदर पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग से या फिर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। ठीक, तो इसमें जितने भी कम्युनिस्ट लीडर थे जो कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे, तो वो सब जुड़े थे। राइट, तो उन्होंने ही और कम्युनिस्ट की यही आइडियोलॉजी रही है कि एंटी इम्पेरियलिज्म के खिलाफ हमेशा पीपल्स वॉर करे, तो इन्होंने एक पीपल फ्रंट बनाया था एंटी इम्पेरियलिस्ट के खिलाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देन अकॉर्डिंग टू द कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक नुइसेंस एक्ट, द एमिशन ऑफ जूट मिल्स वर मेड सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। इन विच ईयर दिस एक्ट वॉज पास्ड बाई बंगाल काउंसिल। तो 1863 में ये एक्ट पास किया गया था, है ना। चूँकि अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप हो, तो इस तरह का इन्वायरमेंटलिस्ट बड़ा बनने का इन्हें शौक था, तो इस वजह से उन्होंने 1863 में इस तरह का एक्ट पास किया। राइट, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।